subscribe, like and press the bell icon. होते रहते थे। वे दोनों आपस में भाई थे। मिट्ठू तोता बड़ा भाई था और बंटी तोता छोटा भाई था। बंटी तोते, आज मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है, परंतु वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी आखिरी निशानी ये अमरूद का पेड़ है। हाँ भाई, हमारे पापा ने इस अमरूद के पेड़ को बड़ी ही मुश्किलों से बड़ा किया था और अब हम दोनों मिलकर इस अमरूद के पेड़ को हमेशा हरा भरा रखेंगे। दोनों ही भाई अपने अमरूद के पेड़ से बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा ही चालाक थी। तोते जी, आप और मैं तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके बाबा का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे तोते, हल्के बोलो, अगर बंटी तोते ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी उस अमरूद के पेड़ पे सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अरे वाह तोते जी, क्या बात की है आपने। बस अब आप जल्दी से अपने छोटे भाई से उस अमरूद के पेड़ के हिस्से की बात कर लें। बंटी तोते की दोस्त मीनू चिड़िया होती है और मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही समझदार होती है। बंटी तोते, तुम अपने बड़े भाई से थोड़ा चालाक बनकर रहा करो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती है। मीनू चिड़िया मेरा बड़ा भाई जैसा भी है, बस मैं उनके बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकता हूँ। बस यही वजह थी कि बंटी तोते का बड़ा भाई इसे बेवकूफ बना देता था। अगले दिन मिट्ठू तोता अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है। देखो बंटी तोते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब बाबा भी नहीं रहे हैं, इसी कारण अब सारे फैसले मैं खुद करूँगा। बंटी तोते, मैं चाहता हूँ कि हम बाबा के इस अमरूद के पेड़ में से अपना अपना हिस्सा ले लें। तोते भाई, आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बंटी तोते, इस अमरूद के पेड़ पर हर साल जितने भी अमरूद निकलेंगे वे सभी मेरे होंगे। उन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और तो और इस पेड़ की लकड़ियाँ और इसका साया, ये सब तुम्हारा होगा। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब ये अमरूद नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काट कर अपना लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। ये तोता बहुत ज्यादा ही मासूम होता है, इसीलिए वे अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाता। तोते भाई, मुझे कबूल है। अब से मैं हमेशा इस पेड़ के छांव के नीचे ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ के अमरूद को नहीं खाऊंगा। बंटी तोते, एक और बात, तुम हमारे ये हिस्से वाली बात किसी दूसरे पक्षी को मत बताना। बंटी तोते, तुम क्या कल वाली बात भूल गए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगले दिन सुबह बंटी तोता अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद तोड़ने लगता है, तो वहाँ पर इसका बड़ा भाई आ जाता है और वे गुस्से में कहता है, बंटी तोते, तुम क्या कल वाली बात भूल गए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। परंतु तोते भाई, फिर मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ जाके तुम भी पक्षियों की तरह मेहनत करके भोजन खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर बंटी तोता उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन मिट्ठू तोता अपने अमरूद दूसरे जंगल बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अब उसके पास अपना एक काफी ज्यादा बड़ा घर भी होता है। बंटी तोते मेरे दोस्त, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम जंगल में भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अपना इतना बड़ा अमरूद का पेड़ है ना। मीनू चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने मुझे ये बात बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। मीनू चिड़िया, मेरे भाई तोते ने हमारे अमरूद के पेड़ के हिस्से कर लिए हैं। भाई ने पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ अमरूद लगते हैं वे खुद ले लिया है और मेरे हिस्से में पेड़ के नीचे वाला हिस्सा आ रहा है। जब अमरूद का पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब मैं उस अमरूद के पेड़ को काट कर उसकी लकड़ियों से व्यापार करूंगा।
और तो और पेड़ का साया भी मेरे हिस्से में आया है। अरे अरे बंटी तोते, तुम कितने भोले और मासूम हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। क्या मतलब मीनू चिड़िया, मैं कुछ समझा नहीं। बंटी तोते, उस अमरूद के पेड़ पे सिर्फ अमरूद ही काम के हैं जो तुम्हारे बड़े भाई ने अपने हिस्से में ले लिए हैं। और तुम लकड़ी का कारोबार तो तब करोगे ना, पेड़ों की जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी होती है। तुम्हारी पूरी उम्र गुजर जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, तभी भी अमरूद का पेड़ बूढ़ा नहीं होगा और हर साल अमरूद का फल देता रहेगा, जिससे तुम्हारे बड़े भाई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। तुम्हारे हिस्से से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है और वे फौरन बंटी तोते के पास जाता है। बंटी तोते, मुझे पता था कि तुम्हारा चालाक भाई तुम्हारे मासूम होने का फायदा जरूर उठाएगा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा छीन लो। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, अगर तुम दोनों मुझे इस बात का एहसास ना दिलाते तो मैं जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ियों का व्यापार करूंगा। परंतु अब और नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। परंतु अब मैं अपने शातिर भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। अगले दिन बंटी तोता अपने अमरूद के पेड़ के साए के नीचे आराम से बैठा होता है। कुछ देर के बाद मिट्ठू तोता अपने पेड़ पर अमरूद तोड़ने के लिए आता है और एक एक अमरूद तोड़कर वे नीचे जमीन में फेंक रहा था। कुछ अमरूद तोड़ने के बाद जब मिट्ठू तोता पेड़ के साए के नीचे आता है तो बंटी तोता उससे कहता है, तोते भाई, यहाँ आप नहीं आ सकते हैं। ये छांव वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से में जो भी चीज गिरेगी या कोई रखेगा वे मेरी हो जाएगी। आपने ये जो इतने सारे अमरूद तोड़कर यहाँ जमीन पर फेंके हैं, अब इसमें से एक भी अमरूद मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी जमीन पर आकर गिरे हैं। इसीलिए अब ये सारे अमरूद मेरे हो गए हैं। अरे लेकिन अमरूद पर तो मेरा हक है ना, तो फिर तुम ये अमरूद कैसे ले सकते हो? नहीं भाई, ये अमरूद मेरी जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए ये सारे अमरूद अब मेरे हो गए हैं। आप यहाँ से चले जाएं। फिर मिट्ठू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी तोता एक उल्लू कारपेंटर को अपने अमरूद के पेड़ के पास लाता है। अरे ये क्या, ये बंटी तोता कारपेंटर को लेकर पेड़ के नीचे क्यों आया है? चलो मैं जाकर इससे ही पूछता हूँ। फिर मिट्ठू तोता बंटी तोते के पास जाता है। बंटी तोते, ये तुम उल्लू कारपेंटर को यहाँ पर क्यों लाए हो? तोते भाई, इस पेड़ का नीचे वाला लकड़ियों वाला हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं इसकी लकड़ियाँ कटवा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ियों का व्यापार कर सकूँ। बंटी तोते, तुम पागल हो गए हो। अगर इस पेड़ को काट दिया तो फिर मुझे अमरूद कैसे मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपने गरीब होने की चिंता है, परंतु मेरी नहीं, इसीलिए मुझे भी आपकी कोई चिंता नहीं है। आप ये जानते हैं कि आपने मुझे बेवकूफ बनाकर पेड़ के सारे अमरूद खुद ले लिए हैं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया है, जिससे मुझे कभी भी फायदा नहीं होगा। या तो आप मुझे इस पेड़ को काटने दें या फिर अमरूदों में से आधा हिस्सा मुझे दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ और इस पेड़ की लकड़ियों से मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ। ये सारी बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोते, तुमने अपने सगे भाई को धोखा दिया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उल्लू कारपेंटर, बस बहुत हो गया, आप इस पेड़ को काट दें। नहीं नहीं, रुक जाओ, इस अमरूद के पेड़ को मत काटो। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया है और आज सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पत्नी तोती की बातों में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। बस अब इस पेड़ का बिल्कुल बराबर से हिस्सा होगा। जितने अमरूद मैं लूंगा उतने अमरूद
बंटी तोते तुम भी लोगे। और तो और मैंने इस पेड़ के अमरूद बेच बेच कर अपना एक बहुत बड़ा सा घर बना लिया है। बंटी तोते अब से उस घर में तुम भी रहोगे, वे घर आधा तुम्हारा भी है। और फिर दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। ये कहानी एक कालू कौवे की है जिसे झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई थी। वे हर समय झूठ बोलता रहता था। कालू कौवे को झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, इसीलिए वे कालू कौवा हर समय झूठ बोलता रहता था। मुझे मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह से अब तक मैंने एक बार भी झूठ नहीं बोला है। मुझे झूठ बोलना है। मैं किसी पक्षी के पास जाता हूँ और उससे झूठ बोलता हूँ। फिर कालू कौवा किसी पक्षी के पास झूठ बोलने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया गजब हो गया। पहाड़ों की तरफ कबूतर बैठा मकई खा रहा था। अचानक कबूतर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया और कबूतर अभी बहुत ज्यादा जख्मी है। तुम जल्दी जाओ और कबूतर की मदद करो। हाँ कालू कौवे, मैं अभी जाती हूँ और कबूतर की मदद करती हूँ। ये कहकर वे मीनू चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मैंने झूठ बोल लिया, मैंने झूठ बोल लिया। कितना मजा आया मुझे झूठ बोलकर। यहाँ पर तो कबूतर मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। लगता है कोई पक्षी कबूतर को उसके घोंसले में ले गया होगा। चलो मैं कबूतर के घोंसले में जाती हूँ। और फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया कबूतर के घोंसले की तरफ चली जाती है। कबूतर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि पहाड़ों की तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे मीनू चिड़िया, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। कबूतर तुम पहाड़ों की तरफ बैठकर मकई खा रहे थे और तुम्हारे ऊपर एक पत्थर आकर गिर गया। ये बात मुझे अभी कालू कौवे ने बताई है। नहीं भाई, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीनू चिड़िया, यकीनन कालू कौवे ने तुमसे झूठ कहा है और वे तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा होगा। मस्ती? वे कालू कौवा मस्ती क्यों करेगा? उसे मस्ती करने में क्या मजा आएगा? तुम तो जानती हो ना, उस कालू कौवे के पास कोई भी कामकाज तो होता नहीं है। बस पूरा दिन इधर से उधर फिरता रहता है और पक्षियों से झूठ मूठ कहकर उन्हें पागल बनाता रहता है। कबूतर तुम ठीक कह रहे हो। वे कालू कौवे ने मेरे साथ मस्ती ही की होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। और फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। हमारा जंगल कितना अच्छा है। सभी पक्षी एक साथ मिलकर रहते हैं और मीनू चिड़िया को मेरी कितनी चिंता है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे को आज फिर से झूठ बोलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था। वे कालू कौवा कहता है, सुबह हो गई है। नई सुबह के साथ मुझे कोई नया झूठ बोलना पड़ेगा, वरना मेरा पूरा दिन ऐसा ही जाएगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कालू कौवे को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जब तक कालू कौवा झूठ ना बोले उसे सुकून नहीं मिलता था। फिर वे कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। आज तो मैं ऐसा झूठ बोलूँगा कि सभी पक्षी पागल बन जाएंगे और मुझे बहुत ही मजा आएगा। ये कहकर वे कालू कौवा जोर जोर से चीखने लगता है और पक्षियों को मदद के लिए बुलाने लगता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मुझे खूनखार चील ने पकड़ लिया है। पक्षियों मेरी मदद करो, जल्दी आओ तुम सब यहाँ पर। कालू कौवे की चीखने की आवाजें जंगल में पक्षी सुन लेते हैं और मीनू चिड़िया कहती है, ये तो कालू कौवे की आवाज लगती है। लगता है कालू कौवा किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मुझे जाकर कालू कौवे की मदद करनी चाहिए। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर पहाड़ों की तरफ कालू कौवे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। जब सभी पक्षी कालू कौवे के पास उसकी मदद करने के लिए आते हैं तो देखते हैं
वहाँ पर तो कोई भी चील नहीं होती। कालू कौवे, कहाँ गई वे चील जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था? कहाँ है वे चील? मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे किसी भी चील ने नहीं पकड़ा है। मैंने तुम सब पक्षियों को उल्लू बनाया। क्या कालू कौवे, तुम हमसे झूठ बोल रहे थे और हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहे थे? चलो पक्षियों, यहाँ से बिना वजह हम इस कालू कौवे की मदद करने के लिए आए। फिर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। वाह भाई वाह, कितना ज्यादा मजा आया इन सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर। अब कल भी मैं इसी तरह इन सभी पक्षियों को उल्लू बनाऊंगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा आज फिर से पहाड़ों की तरफ आता है और जोर जोर से चीखने लगता है। मेरी मदद करो, कोई पक्षी मेरी मदद करो, इस जालिमबाज ने मुझे पकड़ लिया है। पक्षियों जल्दी आओ, मेरी मदद करो। आज फिर से कालू कौवे की चीखने की आवाजें सुनकर पक्षी बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और सभी पक्षी कालू कौवे की मदद करने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवे, कहाँ है वे बाज जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था? पक्षियों, मैंने तुम सभी पक्षियों को आज दोबारा से उल्लू बनाया। मुझे किसी भी बाज ने नहीं पकड़ा था। कालू कौवे की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वे कालू कौवे को कुछ नहीं बोलते और वे अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। ये पक्षी कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। मैं इनको रोज बेवकूफ बनाता हूँ और ये रोज मेरी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इन पक्षियों को तो मैं रोज इसी तरह उल्लू बनाता रहूंगा। मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे की झूठ बोलने की आदत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये कालू कौवे को किसी दिन अपने झूठ बोलने की सजा मिलेगी। हाँ ना, ये कालू कौवा रोजाना हम सब पक्षियों को बेवकूफ बनाता है। अगर हमें इस कालू कौवे की चिंता ना होती तो हम कभी भी इसकी मदद को ना चाहते। लेकिन अगर इस कालू कौवे ने अपनी झूठ बोलने की आदत ना छोड़ी तो किसी दिन इसे झूठ बोलने की सजा जरूर मिलेगी। अगली सुबह हो जाती है। आज फिर से कालू कौवा पहाड़ों की तरफ आ जाता है। चलो भाई, मैं जोर जोर से चीखता हूँ और सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर बेवकूफ बनाता हूँ और सभी पक्षियों का मजाक उड़ाता हूँ। कालू कौवा इतना कहता ही है कि वहाँ से एक चील गुजर रही होती है। वे चील काफी ही दिनों की भूखी थी। उस चील की नजर कालू कौवे पर पड़ती है तो वे चील कहती है, वैसे तो मैं कौवों का मांस खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे मजबूरी में इस काले कौवे का मांस खाना ही पड़ेगा। चील फौरन कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे को झट से दबोच लेती है। कालू कौवा तो बहुत ज्यादा डर जाता है। पक्षियों, मेरी मदद करो, मुझे आज सच में चील ने पकड़ लिया है। ये चील मुझे मारकर खा जाएगी। तुम सब जल्दी आओ और मेरी मदद करो। आज फिर से कालू कौवे की चीखने की आवाजें पक्षी सुन रहे होते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे की मदद को नहीं चाहता। इस कालू कौवे ने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? ये रोजाना इस तरह चीखेगा और हम रोजाना इसकी मदद को जाएंगे। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, मैं तो इसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगी। ये कालू कौवा रोजाना इसी तरह चीखता रहता है। यकीनन आज भी ये हमें पागल बनाने के लिए ही चीख रहा होगा। आज तो मैं इसकी मदद के लिए नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल का कोई भी पक्षी आज कालू कौवे की मदद को नहीं चाहता, क्योंकि सभी पक्षी तो यही समझ रहे थे कि कालू कौवा पक्षियों के साथ मजाक कर रहा है। वे चील उसी समय कालू कौवे को मारकर खाने लगती है और उस कालू कौवे को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह दूसरे इंसान का हम पर से विश्वास उठ जाता है और वे हमारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता।